नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आकलन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र, इसमें पहला पोर्शन सामान्य ज्ञान का है। सामान्य ज्ञान के पहले पोर्शन को करेंगे, उसके बाद दूसरा पोर्शन हिंदी का, और तीसरे पोर्शन में हम मैथ के प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में हर एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, बताना शुरू कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या बताना है। मानव शरीर में जो यूरिया की मैक्सिमम जो यहाँ पर मात्रा होती है किस में पाई जाती है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा मूत्र में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा मूत्र, क्योंकि मानव मूत्र में यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है और इसमें 95% जल होता है और यूरिया की मात्रा 9 से 9.5 ग्राम पर लीटर तक होती है। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अब आपको बताना है कि केसर का सबसे अधिक जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। क्या आप लोग जानते हैं कि केसर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर के मामले में जम्मू कश्मीर राज्य फिलहाल अभी नंबर 1 बना हुआ है। तो भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है और केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। केसर, इसको बोलते हैं क्रोकस सैटिवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, केसर जो है कौन से पौधे के पुष्प की वर्तिका से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। सबसे पहली बात, आंसर इसका जम्मू कश्मीर होगा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, मान लीजिए कि जो केसर है ये किस पौधे के पुष्प की वर्तिका से प्राप्त होता है, तो इस पौधे का नाम है क्रोकस सैटिवस। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोकस सैटिवस। ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मालूम था, बहुत अच्छी बात है। जिनको मालूम नहीं है, इस पौधे का नाम आपको मालूम होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रगान में किसका उल्लेख किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, या फिर सभी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान में हमारा आता है पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो इसका उल्लेख किया गया ना। तो यहाँ पर वंग का मतलब है बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से, मतलब हिंद महासागर, ये पूर्वोत्तर ठीक ना भाग को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो ऐसे में सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर सभी आ रहा है, बिल्कुल आपका सही होगा। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको देखते हैं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। जी हाँ, अब देखिए आपको क्या बताना है। कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, इस पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों, इनका नाम है एडमंड हिलेरी। ये घटना आप लोग की जो घटित हुई थी 29 मई 1953 की बात है। नोट करिए इस पॉइंट को, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो आपको बता दूं मैं यहाँ पर 29 मई 1953 को, ये नाम है इनका एडमंड हिलेरी। तो इसको नोट करिए। ये न्यूजीलैंड की हैं और शेरपा तेंजिंग नोरगे ये नेपाल एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और भारत में देवगिरी एवं तिब्बत में, ठीक है ना, चोमलंगमा भी कहते हैं। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, आप लोग जानते होंगे कि एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं। नेपाल में तो सागर माथा बोल देते हैं, ठीक है ना। भारत में क्या बोलते हैं उसको, देवगिरी बोलते हैं। तिब्बत में पता है क्या बोलते हैं, तिब्बत में उसको बोलते हैं चोमोलंगमा, ठीक है ना, चोमोंग लगमा भी कहते हैं। नोट करिए इस पॉइंट को। चलिए, इसके दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या बफरिंग प्रॉब्लम आप सभी को हो रही है या फिर सभी की प्रॉपर क्लास चल रही है? अगर आप लोग की बिल्कुल ठीक चल रही है तो कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज पेपर को हम लोग जो है यहाँ पर यहीं पर क्लोज कर देंगे। चलिए, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? जी हाँ, तो दोस्तों अब बात करेंगे इंडिया में सबसे पहला जो हमारा ओपन यूनिवर्सिटी थी दोस्तों, ये कहाँ खोली गई थी? हैदराबाद, न्यू दिल्ली, वाराणसी या फिर पटना? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हैदराबाद। तो आपको बता दें यहाँ से कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, इस कॉलेज का नाम क्या है जो विश्वविद्यालय है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। हैदराबाद भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है और अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 26 अगस्त 1982 में की गई थी। ओके, तो आप लोग इसको नोट करिएगा दोस्तों, यहाँ पर 26 अगस्त 1982 में जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी और ये हैदराबाद में ओपन किया गया था। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अब हम बात करेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है आपका? न्यू दिल्ली, कटक, पटना या फिर दोस्तों भोपाल? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको बताते हैं 6 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CRRI की जो स्थापना है ये 23 अप्रैल 1946 ठीक है ना। तो 23 अप्रैल 1946 में हुई थी और ये आपकी कटक में स्थित है। ये जो संस्थान आपका कहाँ पर है? कटक में है। तो इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। संविधान सभा की बात करें, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी ये कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये दोस्तों आप लोग की कब हुई थी? तो आपको बता दें, संविधान सभा की हमारी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में ये बैठक संपन्न हुई और भारत के संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। अलीगढ़ आंदोलन दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन जो है किसने चलाया था? आगा खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना है, अब्दुल लतीफ है, सैयद अहमद खान है, कौन है आपके ये? तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन की बात आपके बारे में बताता हूँ मैं। देखिए अलीगढ़ जो आंदोलन है ये जो है आपका सर सैयद अहमद खान जो थे इन्होंने चलाया था, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और 1920 में यही स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर आ रहा है सैयद अहमद खान तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कोई भी बता देगा, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आपको क्या बताना है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का जो आयोजन है ये हमारा किस स्थान पर होता है? वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश? तो बताइए, हमारे साथ में भी लोकेश, मोहन, रचना, ठीक है ना, प्रीसियस चीज, शिवम सक्सेना और भी कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का जो आयोजन है कहाँ पर होता है? देखिए कुंभ का मेला कोई भी बता देगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, प्रयाग में यानी कि इलाहाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेले का जो आयोजन हमारा प्रयाग में होता है और प्रयाग हमारा जो है गंगा, यमुना, सरस्वती पौराणिक के संगम पर बसा एक पौराणिक स्थल है और प्रयाग को इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ को क्या बोलते हैं? मान लीजिए लोहा है उस पर जंग लग गई, तो जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है? कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों। हाँ बिल्कुल, वेंचर रश्मि जी। चलिए इसको देखिए, 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेरिक बोल दीजिए या फिर फेरस ऑक्साइड का मिश्रण। तो लोहे में जंग ऑक्सीकरण के कारण लगती है और जंग फेरिक एवं फेरिक ऑक्साइड का एक मिश्रण होता है। जंग लगने की प्रक्रिया को धातुओं का संक्षारण भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सौरभ यादव जी, रितु जायसवाल, रचना गुप्ता जी, राम सेवक, मॉम, विवेक, नवीन, श्रद्धा, कौशल्य। चलिए इसको देखिए ध्यान से, हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करेंगे, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है जबकि पुरुषों की ध्वनि थोड़ी सी मोटी होती है, ब्लर, ठीक है ना, होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है? स्त्रियों की ध्वनि पतली क्यों होती है? क्योंकि बताइए, देखिए तारत्व इसको बोलते हैं पिच। स्त्रियों की ध्वनि का जो तारत्व होता है अधिक होने की वजह से स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है और मानव स्वर विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी भी कहते हैं। तो आप लोगों में से अगर किसी का भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है कि उनका तारत्व ज्यादा होता है
अगर हम बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों का तारत्व जो होता है कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ मोटी होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर स्त्रियों की, तो उनका तारत्व ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको देखते हैं। ट्राइसेम, ट्राइसेम प्रोग्राम जो है ये किससे रिलेटेड है? स्वरोजगार से है, शहरी युवकों वाले से, ग्रामीण युवकों से है, या फिर रोजगार के लिए शहरी युवक हैं, या फिर ग्रामीण युवक हैं? चलिए आप लोग ये बताइए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं हमारा 13 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। क्या हुआ दोस्तों? अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पर जाऊँ। देखिए 13 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ से सी बी आ रहा है, दैट्स अ परफेक्ट। ट्राइसेम प्रोग्राम जो है हमारा स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए। सूर्य और चंद्रमा, और सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये बताना क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कब आता है? ये आपका सूरज हो गया और ये आपका मून हो गया, ठीक है ना। और दोस्तों सूर्य और ये हमारा दोस्तों यहाँ पर अर्थ रखिए यहाँ पर। तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो मून है ये दोस्तों हमारा कब आ जाता है, ये आप सभी को बताना है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या फिर नक्षत्र के टाइम में, परिवर्तन के समय, या फिर पूर्णिमा के दिन? चलिए तो बताइए। तो दोस्तों 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आएगा, सूर्य ग्रहण में। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर ऐसे सूर्य ग्रहण आ रहा है, बिल्कुल आपका सही, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तभी सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ से सूर्य ग्रहण जो होता है हमारे यहाँ से अमावस्या के दिन ही होता है। चलिए अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? देखिए फसल आपने पढ़ी होंगी, रबी की फसल, खरीफ की फसल, नकदी फसल। तो चलिए आप लोग मुझे बताइए रबी की फसल कौन सी है यहाँ पर? कौन सी है? मूंगफली, कपास, पटसन, या फिर चना? तो देखिए दोस्तों यहाँ से 15 क्वेश्चन का जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, चना। तो बता दें आपको, ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि प्रणाली को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहला आपका रबी, सेकंड वन इज खरीफ, और थर्ड आपका हो जाएगा जायद। और रबी की फसल की जो बुवाई के टाइम में कम तापमान और पकते समय शुष्क एवं गर्म जो हमारा वातावरण होता है उसकी जरूरत होती है। और रबी में हमारे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, मसूर है, सरसों, ये सारी चीजें आती हैं दोस्तों यहाँ से इस फसल में, ठीक है ना। तो ये सारी क्रॉप जो हमारी हो गई, ये हमारे दोस्तों किससे रिलेटेड है? रबी से हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया चना दिया गया, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आपको क्या बताना है यहाँ से। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं जो भूमि का जो नाप होती है, जो भूमि नापते हैं जो लोग, ठीक है ना, उसका जो कार्य है कौन से विभाग करता है? शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, या फिर भू प्रबंध विभाग? तो दोस्तों 16 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण जानकारी। देखिए जो आप लोग का विलेज डेवलपमेंट की जो नॉलेज है, ठीक है ना, ग्रामीण जानकारी से भी क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूँ लेखपाल की, ठीक है ना, तो लेखपाल में जो है ग्रामीण से भी क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं? तो आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताने कि भूमि की पैमाइश मतलब होता है नाप, इसका वर्क कौन सा विभाग करता है? जी हाँ, इसको बोलते हैं राजस्व विभाग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? राजस्व विभाग। तो भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग यानी कि लेखपाल और कानूनगो के माध्यम से करा जाता है। लेखपाल बोल लीजिए, या फिर लेखपाल का नाम ना कि आपका कानूनगो भी बोल सकते हैं। क्या पता लेखपाल की जो भर्ती आपका इस नाम से भी आ सकती है, कानूनगो, इसके माध्यम से करता है। जबकि भू प्रबंधन के अंतर्गत भूमि संबंधों के समायोजन, भूमि उपयोग निरीक्षण के सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य होता है। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा होता है? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं, अगर हम बात करें भूमि की, जमीन की पता नहीं है, ठीक है ना, और गोविंद माथुर जब इस बारे में मुझे ज़्यादा क्लियर पता नहीं है अभी, ठीक है ना। अभी मेरा सारा ध्यान जो है क्लास पे पूरा बना हुआ है, तो अभी शहर के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अभी कुछ मालूम नहीं है। बस इतना पता है घर पे रहना है, तो बस घर पे रहना है, और आपको घर पे रह के अपना पढ़ना है, और मुझे यहाँ पर पढ़ाना है। क्या क्या पढ़ना है वो कंटेंट मुझे ढूंढ कर आपको प्रोवाइड कराना है।
ठीक है, अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है फिलहाल मुझे। तो हम लोग बात कर रहे थे भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लगान। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर लगान आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन। ओके प्रीसियस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जमाबंदी तैयार की जाती है कितनी प्रतियों में? 8 प्रतियों में, 4 प्रतियों में, 2 प्रतियों में, या फिर हो जाएगा हमारे यहाँ से 6 प्रतियों में? तो देखिए चलिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो 18 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये होगा दोस्तों 2 प्रतियों में। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग की जमाबंदी जो तैयार की जाती है ये की जाती है 2 प्रतियों में। इसको बोलते हैं राइट ऑफ रिकॉर्ड्स। जो लोग समझ नहीं पा रहे जमाबंदी क्या होता है, इसको बोलते हैं राइट ऑफ रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, जमाबंदी का जो आशय है अभिलेखों के अधिकार यानी कि राइट ऑफ रिकॉर्ड से है। जो भूमि अभिलेख को इंगित करता है उसको जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इन रिकॉर्डों का जो रखरखाव है तहसील के द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है और इसमें भूस्वामी, भूमि क्षेत्रफल इत्यादि का ब्यौरा होता है। और जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं, जिनमें से एक तो सरकार के पास रहती है और दूसरी आप लोग की पटवारी के पास रहती है। मतलब एक आपकी गवर्नमेंट के पास और दूसरी किसके पास रहती है उसकी प्रति? पटवारी के पास। चलिए तो चलिए फिलहाल तो बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आइए देखते हैं दोस्तों क्या चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क जो है लगाया जाता है किस आधार पर? चलिए तो अभी आप लोग मुझे ये बताइए, हाँ, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक जो शुल्क होता है लगाया जाता है किस आधार पर? तो देखिए यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों मुद्रांक शुल्क को बोलते हैं स्टाम्प शुल्क, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं मुद्रांक शुल्क को क्या बोलते हैं, स्टैंप शुल्क। तो भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के आर्टिकल नंबर 13 के आधार पर आरोपित किया गया है। स्टाम्प शुल्क जो है इंस्ट्रूमेंट के आधार पर रोपित होता है और यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स का आशय उस दस्तावेज, उस डॉक्यूमेंट से है जो भूमि बिक्री को प्रमाणित करता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब चलते हम लोग यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन पर। इसको देखिए, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या बोलते हैं? सभी लोग बताएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ से सर्वेक्षण कला। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आंसर भी सर्वेक्षण कला आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप सभी के सामने। खुश रहिए आप सभी लोग। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? दोस्तों अब आप लोग बताइए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जरीब द्वारा। कौन कह रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं? देखिए अगर मैं लेखपाल की बात करूंगा तो लेखपाल के एग्जाम पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको बोलते हैं ग्रामीण, ठीक है ना, विलेज डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन रहते हैं आप लोग के, तो उसी से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ से, कुटीर ज्योति योजना। ये दोस्तों आपको दिया ना, कुटीर ज्योति योजना किससे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम रिलेटेड है? तो दोस्तों 22 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। तो अगर आपका आंसर यहाँ से सी आ रहा है दैट्स अ परफेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूसा बोर्ड किस किस जो है किस में किसके? तो चलिए दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, इसको देखिए। जो पूसा बोर्ड है ये किस्म किसके? धान की किस्म है, सरसों की है, गेहूं की किस्म है, या फिर हो जाएगा अरहर की? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखपाल के अलावा भी क्वेश्चन आता है। जरी हुई भूमि की माप होती है, ठीक है ना। जैसे आपका दोस्तों मैं आपको बता दूं बीघा होता है, एकड़ होता है, गज होता है, वैसे आप लोग का जरीब भी होता है। मैंने पहले डिस्कस किया आप लोग के साथ में। तो दोस्तों 23 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा सरसों की। उम्मीद करता हूँ जरीब आप लोग समझ चुके हैं। जरीब आप लोगों का एक तरीके का फीता होता है, ये भी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विभाग के लिए ऋण देता है वह एक क्या है? विभाग है, बोर्ड है, खंड है, या फिर बैंक है? नाबार्ड, नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि कृषि और ग्रामीण की शीर्ष वित्तीय संस्था है। तो ये एक वित्तीय संस्था है यानी कि एक बैंक है, नाम में बैंक लगा क्योंकि नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो एक कृषि और ग्रामीण की शीर्ष वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना जो हमारे यहाँ से 12 जुलाई 1982 में हुई थी और यह एक विकास बैंक है जो कृषि के विकास, लघु उद्योग, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों इत्यादि के लिए ऋण को उपलब्ध कराता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी को बफरिंग प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। चलिए मैं अभी देखता हूँ यहाँ पर, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिए।
आपको यहाँ पर ये बताना है कि देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कौन सा है। चलिए आप लोग तब तक ये बताइए, लुधियाना, पंतनगर, हिसार हो जाएगा और या फिर आप लोग का जबलपुर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन को और 1 मिनट वेट कीजिए दोस्तों, देखते हैं नेटवर्क से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों दिक्कत चल रही है नेटवर्क में। तब तक आप लोग मुझे बताइए 25 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सही जवाब हो जाएगा पंतनगर। ओके दोस्तों, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, पंतनगर हमारा बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तुम्हारे यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई है और बस आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए अभी दोस्तों। बस देखते हैं आप लोग की सारी प्रॉब्लम का सलूशन आखिर क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम। चौथा नेटवर्क कनेक्ट है, जिनमें से अभी तक कोई भी नेटवर्क शो नहीं हो रहा है। ये कैसे हटेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं हमारा 26 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ से चावल आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट है, बिल्कुल आपका परफेक्ट है। चलिए फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है कहाँ पर। किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है दोस्तों। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए अब तक, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है हमारे किस में। वैसे तो सोयाबीन पढ़ा होगा आप लोगों ने और यहाँ पर भी आपको सोयाबीन दे रखा है, तो सही जवाब हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य पहले स्थान पर आता है। तो दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर सोयाबीन आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया आप सभी को, आइए। हेलो एवरीवन, क्या आप लोग की वीडियो बिल्कुल क्लियर चल पा रही है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है। तो देखिए 28 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो मैं आपको बता दूं हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिया गया पुडुचेरी। ठीक है, तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ से पुडुचेरी आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं। दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं, ये आप सभी को बताना है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 29 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ज्वार, बाजरा और ढैंचा। ज्वार, बाजरा और ढैंचा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें हमारा गेहूं भी आता है, चना भी आता है, मटर भी आती है, मसूर भी आती है। ये हमारी सारी जो मैंने बताई ये रबी की फसल है। गेहूं है, चना है, मटर है, मसूर है, ये सभी रबी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। जी हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको क्या दिया गया। धान के लिए सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ भूमि है वो आपकी है दोमट। ठीक है, तो धान के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं, जबकि काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आपको, हिंदी। सामान्य हिंदी भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी के क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे इसको देखिए। गांगे जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है। कृपया शांति बनाए रखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि आप लोग की वीडियो बिल्कुल सही चलेगी, तो बस आप लोग रिफ्रेश करते जाइए समय समय पर। तो गांगे जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया किसके लिए प्रयुक्त होता है, भागीरथ के लिए, शिव के लिए, परीक्षित के लिए या फिर भीष्म के लिए। देखिए जो गांगे दे रखा है भीष्म का एक नाम है, क्योंकि उनकी माँ गंगा और पिता महाराजा शांतनु थे। तो गंगा का पुत्र होने के कारण वे गांगे के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर भीष्म आ रहा है, दैट्स अ परफेक्ट दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा, भीष्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग शांति बनाए रखिए, पढ़ते रहिए अगर वीडियो अगर आपकी बिल्कुल सही चल रही है। अब आप लोग को देखिए यहाँ पर क्या बताना है, और निम्न में से कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो आप लोग का पेपर हुआ था, ये आपका जो लेखपाल राजस्व वाला है, चकबंदी वाला है, तो इनमें जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी स्मृति पर आधारित हैं, जो भी विद्यार्थीगण द्वारा बताए गए हैं, वो एक एक क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है। तो सही जवाब होगा आपका अराती। ठीक है, शत्रु का रिपु, दुश्मन, अमित्र, बैरी, अरे, विपक्षी, अराती, ये सारे इसके समानार्थी शब्द हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ से बी आ रहा है, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको देखिए। अंधा युग जो है किसकी रचना है? कुछ रचनाएं हैं दोस्तों जो पेपर में आपके आती हैं, अंधा युग। ठीक है, अब अंधा युग जो है किसकी रचना है, देखिए डॉक्टर धर्मवीर भारती अंधा युग के रचयिता हैं। भारती जी की कुछ और भी रचनाएं जो पेपर में आ सकती हैं, जैसे कि ठंडा लोहा। कैसा लोहा? ठंडा लोहा। सात गीत, ये आपकी धर्मवीर भारती की सारी रचनाएं हैं। भारती जी के कुछ उपन्यास हैं, एक तो उनका बहुत पॉपुलर है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठंडा लोहा और जो सात गीत है, ये तो आपकी रचनाएं हो गई। बाकी उपन्यास का नाम है गुनाहों का देवता। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत भारती की रचना कौन सी है, इसको बताइए। भारत भारती जो रचना है हमारी, ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती जो है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक प्रमुख रचना है। और गुप्त जी की कुछ और भी रचनाएं हैं, कुछ और भी कृतियां, जैसे कि जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया जो है वो आकाश में उड़ रही है, तो इसमें जो उड़ रही जो क्रिया है किस प्रकार की है? सकर्मक है, अकर्मक है, समापिका है या फिर असमापिका है? देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा। देखिए क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से क्वेश्चंस जो भी आप लेकर एग्जाम में पूछे गए थे, हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और मैं अगर पैट की बात भी करूँ तो पैट का सिलेबस भी लगभग सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो बताते हैं आपको। 35 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सकर्मक है, उड़ रही है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि चिड़िया उड़ रही है, कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। इस क्रिया में कर्म का होना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या दिया गया है। और निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, देख रहे हैं क्वेश्चन क्या लेवल है, किस तरीके से क्वेश्चंस हिंदी के पूछे गए थे। लेवल को समझिए और इसको समझ के ही आपको बताना है किस तरीके से क्वेश्चंस आपके इस बार एग्जाम में आएंगे। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा प्रिय प्रिय प्रवास। जी हाँ दोस्तों, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हरिऔध जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वैदेही, बनवास, पारिजात, चंदा मामा, जागो प्यारे, जन्मभूमि, सरिता आदि कुछ इनकी प्रमुख महाकाव्य रचनाएं भी हैं, जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं अक्सर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। वह चलते चलते रुक गया। दोस्तों वह चलते चलते रुक गया, तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? अव्यय है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर दोस्तों क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं चलते चलते रुक गया, तो जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है वो हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको बता दें उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण अर्थ के अकॉर्डिंग 5 भेद होते हैं, स्थान वाचक, काल वाचक, परिमाण वाचक, दिशा वाचक, रीति वाचक। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया अब आपको। सूर्योदय में कौन पक्षी प्रसन्न होते हैं? चक्रवाक, चकोर, चातक या फिर कटक? अब देखिए समझ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से आपके एग्जाम में पुटअप किए गए थे। तो सूर्योदय में जो आपके पक्षी प्रसन्न होता है वो आपका होता है चक्रवाक। चक्रवाक पक्षी को चकवा भी कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि चक्रवाक जो पक्षी होता है इसको चकवा भी बोलते हैं? सर क्वेश्चन लिखने दोगे? हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल आप लोग। तो चक्रवाक पक्षी को चकवा भी बोलते हैं। और साहित्यकार तथा एवं कवियों की ऐसी मान्यता है कि रात में नर पक्षी मादा से विलग हो जाता है और सूर्योदय के पश्चात मादा से मिलना होता है, इसलिए कहा जाता है कि चक्रवाक सूर्योदय से प्रसन्न होता है। तो अगर आपका आंसर यहाँ से ए आ रहा तो बिल्कुल आपका सही होगा, परफेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवाक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। द्रवंश तो दशरथ, ठीक है ना, द्रवंश तो दशरथ अजर बिहारी, इस रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? अजर, अजर का मतलब हमारा होता है आंगन।
अजीर का मतलब क्या होता है तुम्हारे यहाँ से? आंगन, सहन, खुली, जमीन, मैदान, हवा, शरीर, मेंढक, छछूंदर, तीव्र, तेज, चंचल, चपल आदि सारे इसके एग्जाम्पल ही हैं। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है दोस्तों आंगन, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ रहा है आपको। अगर डाउट लगे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। ओके सर, थैंक्स, थोड़ा आराम से चलिए। चलिए दोस्तों, अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। भूंजी भांगना होना, भूंजी भांगना होना इसका मतलब क्या है? देखिए भूंजी भांगना होने का मतलब होता है दरिद्र होना, मतलब गरीब होना, निर्धन होना। ठीक है, तो निर्धन होना, गरीब होना मतलब क्या होता है? दरिद्र होना बोल सकते हैं। आंसर देने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो चलिए मैं आपको समय भी दूंगा। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए पर्याप्त पूरा समय आपके पास है। तालू में जीव ना लगना। चलिए अब हमारे सामने जो है ऋतिक, प्रीसियस, रेनू, शिवम सक्सेना, ठीक है ना, सभी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि तालू में जीव ना लगना इसका मतलब क्या होता है? क्लास आपकी पता नहीं कब तक चलेगी, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि अभी हिंदी है और हिंदी के बाद मैथ के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम 10 से 15 से 20 मिनट तक क्लास चलने वाली है। तो 41 क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, चुप ना रहना। मतलब तालू में जीव नहीं लगती, इसका मतलब होता है चुप ना रहना, बोलते रहना लगातार, हर समय चपड़ चपड़ करते रहना, बोलते जाना, तो इसका मतलब होता है चुप ना रहना। तो अगर आपका आंसर यहाँ से सी आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उसका चयन कीजिए। दोस्तों कौन सा शब्द आपका जो हाथी का पर्याय नहीं है? चलिए आप लोग मुझे बताइए। तो 42 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तरणी। ठीक है ना, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तरणी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब आप लोगों को बताना है घुड़दौड़। घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है? सभी लोग बताएंगे। तो अगर आपने दोस्तों 43 क्वेश्चन का बताया ऑप्शन है घोड़ा प्लस दौड़, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? चलिए आप लोग बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारा जो कंधा का समानार्थी है? तो अगर आपने चुना है दोस्तों यहाँ से ऑप्शन डी अश, दैट्स अ परफेक्ट, क्योंकि कंधे को अस या स्कंद भी कहते हैं। तो अगर आपका आंसर यहाँ से डी आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? चलिए अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है, मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 45 क्वेश्चन का सही जवाब, खुश रहिए आप लोग। तो 45 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष। तो देखिए अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ से उत्तम पुरुष आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हमारा बात करते हैं सामान्य गणित की। देखिए मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स के क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी की मैं बात करूं, यहाँ पर राजस्व विभाग की, लेखपाल वाले की, चकबंदी विभाग की, तो मैथ के क्वेश्चन आप लोग की परीक्षाओं में कैसे पुटअप किए गए थे, क्या उनका लेवल था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन इतना सिंपल था कि किसे देख के कोई भी लगा सकता है। तो पहला क्वेश्चन इसको बताइए, सभी लोग बताएंगे। दीपक चौधरी, मुकेश, शालू, गिलहरी, श्रद्धा, प्रीसियस, कौशल्या, दीपक, प्रीति पांडे, मिस पांडे, राकेश, सुमन, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं बेफिक्र हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बताइए 3, 9, 27 का पांचवा पद क्या होगा? ये आप सभी को बताना है। देखिए 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243। तो पांचवा पद हमारा कौन सा हो जाएगा? 2, 4, 3। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ से 243 आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। या तो चाहे तो आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं सिंपल सा मेथड फॉलो करना था। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 2, 4, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन, इसको देखते दोस्तों क्या दिया गया है। 30% और 50% का एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। अब इसको देखिए दोस्तों, 30% है और आपको दिया गया 50%, मतलब 30% और 50% का आपको एकल बट्टा निकालना है। ठीक है, बट्टा मतलब था डिस्काउंट, इसमें लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। तो दोस्तों सक्सेसिव मेथड की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर सक्सेसिव मेथड अप्लाई करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस ए बी अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 और 50, तो लिखेंगे 30 प्लस 50 प्लस माइनस माइनस 30 इंटू 50 अपॉन में 100। तो देखिए दोस्तों 2 जीरो हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 यहाँ हो जाएगा 15,
और इधर 50 और 30 हमारा 80 हो जाएगा। तो 80 में से आप लोग 15 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 65% बचेगा। ओके तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ से आ रहा है 65%, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। तो अगर आपका सही जवाब क्या होगा, 65% ही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ में आ गया। तो मैथ पढ़ने से दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी क्लास देखा कीजिए। मैथ आप लोग के एक जैसी ही रहती है सब जगह, हर जगह एक ही रूल है, एक ही टॉपिक्स है, वही सब पढ़ना है आपको, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा अपने इस आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं कमरे में, ठीक है। कमरे में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो आपको पता है, लंबाई का अनुपात है 4, चौड़ाई का है 3। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या है दोस्तों, 4:3 है। यदि उसका क्षेत्रफल हमारा जो है 1728 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है ना। आयत का हमारे क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ से, 4x इंटू 3x बराबर आपको दे रखा है 1728 दे रखा है, 4×3 = 12, 12x स्क्वायर बराबर दे रखा है 1728। अब इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, x बराबर मेरा 12 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने निकाल लिया, मेरा 12 आ गया, 12 चौक 48 लंबाई हो गई, 12×3 = 36 मेरी चौड़ाई हो गई। हमें क्या निकालना है, लंबाई बतानी है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे यहाँ से, 48 मीटर आ जाएगी। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर 48 मीटर आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपको x का मान याद करना है, सभी लोग बताएंगे। मिस पांडे, बलजीत, तुलसीराम जी, हमारे रेलवे मंत्री विवेक कुमार, विंची रश्मि जी, मानवेंद्र, अरुण चौधरी जी, विवेक, तुलसीराम, सुमन, कौशल्या, दीपक, गिलहरी जी, राकेश, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग समझते रहिए। तो दोस्तों 1/5 अनुपात में 3 दे रखा है, फिर अनुपात में 7:8 है, और सॉरी x है, और x का मान आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 105। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर 105 आया तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 105 इंटू एक्स बराबर लिखेंगे 3 इंटू 7, ठीक है ना। आप लोग का 5 भी इधर पहुँच जाएगा यहाँ से, और 5 ठीक है ना, 7×3 = 21, 5×105, सही जवाब क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसका दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 3, 9 और 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। दोस्तों क्या आपको समानुपाती याद करना आता है, चलिए मैं आपको बता दूं। आपको निकालना है चतुर्थ समानुपाती, लिखेंगे 3/9 बराबर लिखेंगे 12/x, ठीक है ना। 3/9 12/x हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए जिसे जाना है वो जा सकता है, क्योंकि जानने वाले को तो कोई नहीं रोक सका है, लेकिन जिसे पढ़ना है, अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना है, वो रुक सकता है। जिसका लक्ष्य ही है सिर्फ सफलता पाना, चाहे हो जाए कुछ भी, उसे हर एक मोड़ पर तैयार रहना है, हर मुश्किल का सामना करने के लिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको बता दें इसको कैसे लगाना है। 3 4 = 12, 9 4 = 36, हमारा चतुर्थ समानुपाती क्या हो जाएगा, 36 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी ऐसे 36 आ रहा तो बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा। 1000 रुपये है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। 1000 रुपये आपको दे रखे हैं, 8% ब्याज की दर, समय दे रखा है 2 सालों का, ठीक है ना। तो चलिए उसे यहाँ निकालते हैं। यहाँ से दोस्तों लिखेंगे यहाँ से 1 + 8/100, यहाँ पर लिखेंगे 2, स्क्वायर करिए, सॉल्व कीजिए, जो भी आप लोग का आ जाएगा यहाँ से वो आपका आ जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। जो भी आपकी वैल्यू निकल के आएगी आप लोग उसे 1000 में से माइनस करके लिखेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 166.4, ये आएगा आपका बी वाला। तो अगर आप लोगों में से अगर किसी का भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही। देखिए मैंने किया क्या इसमें, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये फॉर्मूला भी याद नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला हमारा होता है ए बराबर होता है पी
ठीक है ना, 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर टी। ये टी क्या है, आपका समय है, आर आप लोग की जो ब्याज की दर है, और आपका पी क्या है, ये आपका मूलधन हो गया, और ए आपका मिश्रधन है। हमने ए निकाल लिया। ए मेरा जो आया था दोस्तों यहाँ से, सपोज दैट ये मेरा आ गया दोस्तों यहाँ से दोस्तों 100 ठीक है ना, 1116.40। तो ये ए मेरा इतना दे रखा है, पी मेरा इतना दे रखा है, तो ब्याज कितना हो गया दोस्तों, हमारे जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 116 रुपये 40 पैसे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, सॉल्व करने पर आएगा, सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आपको ये भी नहीं मालूम है तो फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन को। चलिए वर्गमूल निकालिए, 564001 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आइए जानते हैं। हाँ 166 होगा, वो हमारा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, ना कि मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन में तो आप लोग का 1000 रुपये भी तो शामिल होगा ना, ठीक है ना। चलिए अब आपको बताना है कि 564001 का हमारा ठीक है ना स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा 751, 751 का होगा, ठीक है ना, 751 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से, शब्द संडे के सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों ये संडे दे रखा ना आपको, एस है, यू है, एन है, डी है, ए है, बाई है, पता आपको 6 अक्षर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 अक्षरों से आप लोग कितने कितने शब्द बना सकते हैं, ये है सोचने वाली बात। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, इसको जानिए। हम लोग इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, फैक्टोरियल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमेशा जितने भी करेक्टर होंगे उनका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 6 का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 6 का फैक्टोरियल मतलब होता है 6 × 5 × 4 3 2 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग 6 से लेकर 1 तक कर दीजिए तो ठीक है ना। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 720 आ जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 720 वाले सभी लोग बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 720 का हमारा क्या हो जाएगा, 720 का आंसर जो है जिनका भी आ रहा है बिल्कुल आपका राइट है, हमें केवल 6 का फैक्टोरियल निकालना था। चलिए और कोई दिक्कत आपको है किसी क्वेश्चन में। अच्छा वर्गमूल निकालना आपको नहीं आता, वर्गमूल सीखना चाहते हैं, अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलिए मैं आपको, हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे आपने लगा दिया 751, ठीक है। तो वर्गमूल आपको निकालना है, वर्गमूल निकालने का कई सारे मेथड हैं। तो हमारा लिखेंगे 564001 दे रखा है। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 स्टेप भाई पेयर बनाते हैं, पीछे से तो 2 पेयर बनाए, ये 2 पेयर बनाए, ये 2 पेयर बनाए। अब हम लोग डिवाइड करना शुरू कर देंगे उस यहाँ पर, और इसमें चलते हैं जैसे 1 एकम 1 2 दूनी 4 3 3 9, तो लिखा 7 7 49, 56 से बड़ा करेंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ 7 लिखेंगे दोस्तों, 7 और 7 14 हो जाएगा। इधर बचा मेरा यहाँ पर 7, फिर मैंने यहाँ पर 4 और 0 को उतार दिया। अब ये मेरा 5 बार में जाएगा, 145 पंजे हमारा हो जाएगा 725, ठीक है ना। तो 5 और 5 मेरा जोड़ेंगे हमारा यहाँ से 150 हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं यहाँ से 150 हो जाएगा। यहाँ मेरा दोस्तों कितना शेष बचा, 15। अब आगे बचा 0 1, 0 1 उतार लिया। अगर इसको एक बार और लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे तो हमारा 1500 एक बार में जो जाकर वो पूरा कट जाएगा, और हमारा आंसर ऊपर क्या बचेगा, 751 बचेगा, ठीक है ना। तो अगर किसी का भी आंसर ऐसे 751 है, या तो ये तरीका है, या दोस्तों आप लोग मुझे बताइए 751 के मल्टीप्लाई आप लोग 751 से कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको समझिए। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग पूर्णतः किससे विभाजित होगा, इसको निकालिए दोस्तों। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है किससे डिवाइड होगा। अब आपकी जो 3 क्रमागत संख्या, जैसे कि मेरा एक संख्या x हो जाएगी, दूसरी x+1 होगी, तीसरी x+2 होगी, इनका जो हमारा योग दे रखा है, योग क्या आ जाएगा 1 2 3, 3x प्लस का 3। अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो मेरा बचेगा x+1 बचेगा। तो ये जो संख्या हमारी हमेशा है वो किससे डिवाइड होगी, क्योंकि जो 3 नंबर का जो हमारा फैक्टर आ रहा है, ये संख्या जो भी होगी, मैं नहीं जानता कोई भी संख्या होगी, लेकिन ये जो भी संख्या होगी वो 3 से हमेशा डिवाइड होगी। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 3 से ही डिवाइड होगी, और तो इसमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर इसके जो है क्रमशः 12 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। सी अगर अकेले इस काम में लग जाता है तो सी को करने में कितना, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ से 3 लोग हैं, आप लोगों में से मैंने 3 लोग निकाल लिए।
अब 3 लोग मिलकर काम करते हैं ना, ए बी और सी, ए भाई साहब, बी भाई साहब, सी भाई साहब, ये जब मिलकर करते हैं तो 6 दिन में हो जाता है। लेकिन ए अकेले करता है बेचारा, तो उसको 12 दिन लग जाते हैं। बी बेचारा करता है तो आपका इसको 24 दिन लग जाते हैं। एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से, 6 12 24, 24 ले लेना एलसीएम। तो 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। देखिए टोटल मेरा 4 आ रहा है, ए 2 है, बी मेरा 1 है, तो सी मेरा कितना होगा, ये भी तो 1 होगा ना, तभी 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो सी अगर अकेला काम करेगा तो उसको करने में 24 दिनों का वक्त लग जाएगा। जी हाँ, तो आप लोगों में से किसी का भी आंसर 24 दिन आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आपको। एक बेलन का जो वक्रपृष्ठ है 1760 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें बेलन दे रखा है, बेलन मतलब होता है सिलेंडर, नहीं होता आपका, ये एक बेलन हो गया आपका, ये बेलन है, इसका वक्रपृष्ठ आपको मालूम है 1760 वर्ग मीटर, और इस बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बेलन की परिधि ज्ञात करनी है। अच्छा, अगर मैं वक्रपृष्ठ की बात करूं, आप लोग जानते होंगे कि बेलन का जो हमारा वक्रपृष्ठ होता है क्या होता है, बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है दोस्तों? बेलन का जो हमारा वक्रपृष्ठ होता है, ठीक है ना, जी हाँ, वो हमारा होता है 2 पाई आर एच होता है। अब ये आपको दे रखा है 1760 दे रखा है, तो लिखा 1760 लिखा, इधर लिखा मैंने यहाँ पर 2 पाई आर, ये तो परिधि हो जाएगी यहाँ पर, और ऊंचाई दे रखी है आपको 10, तो 0 से मैंने 0 काट दिया, मेरा 176 बचेगा। तो बस बेलन की परिधि क्या हो जाएगी, क्योंकि 2 पाई आर क्या होता है, किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर होती है, और 2 पाई आर की वैल्यू आपको सीधे सीधे मिल गई है 176। अब ये कुछ लोग कहाँ से पॉइंट में आ रहा है वो गलत है, 17.6 थोड़ी ना आएगा, आपका सही जवाब होगा 176। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको 1760 दे रखा है, इसको सीधे 10 से डिवाइड कर देंगे और आपका सीधे जवाब क्या आ जाएगा, ए वाला ही तो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या नाजीजी कर रहे हैं आप लोग, 176 ही आएगा दोस्तों, गलती बिल्कुल मत कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हमारा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। फिलहाल ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा, हर एक क्वेश्चन को समझ में आपको आ ही गया होगा। अगर दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जितने भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं जो भी यहाँ पर यूपी पैट लेखपाल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। मैं आगे भी कुछ ऐसे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, क्योंकि लेखपाल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन कौन से पेपर हैं, एक आपका राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में हुई थी, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर वो दोनों हैं, और चकबंदी लेखपाल का 2015 वाला पेपर है अभी जो सॉल्व करवाना है, राजस्व लेखपाल का 2008 वाला पेपर है, और चकबंदी लेखपाल का भी 2008 वाला पेपर है, जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, और मैं आप लोग के बीच में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।